नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों। आज तेरी मेरी कहानी के आज के साइकोलॉजिकल सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का साइकोलॉजिकल सेशन बहुत खास है और तेरी मेरी कहानियों में लगातार लोगों की कहानियाँ, लोगों के सोचने का तरीका और लोगों की ज़िंदगी में कैसे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे हमारे पास उनके कमेंट्स और लाइक, ये सभी चीज़ें हमको लगातार मिल रही हैं। आपका इतना प्यार, इतना सपोर्ट और इस साइकोलॉजिकल सेशंस को लगातार देखने के लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। कहते हैं ना कि सिलसिला कभी एक जगह नहीं थमता। ये एक सिलसिला है और एक काफिला है जो हमारे साथ उम्र भर चलता रहता है और इसी काफिले में लोग मिलते रहते हैं, कहानियाँ मिलती रहती हैं और तेरी मेरी कहानी यूं ही आगे बढ़ता रहता है। तो तेरी मेरी कहानी के सेशंस कम ज़रूर हो गए हैं, लेकिन इसकी दिलचस्पी, लोगों की इसमें दिलचस्पी और इसमें विश्वास कम नहीं हुआ है। तो चलिए, आज जो हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं और जिन लोगों के लिए बात करने जा रहे हैं, तो उसी में आज के इस विषय से संबंधित एक कहानी मेरे साथ और जुड़ गई है जो मैं आप लोगों के साथ जोड़ना चाहूँगी। एक मेरी बहुत पुरानी खास मित्र थी, मैं उनको अपनी इमरजेंसी सेवा के तरह से मानती हूँ। तो उनका बहुत समय से हमारी तेरी मेरी कहानी के साथ लगातार बने रहना और तेरी मेरी कहानी में बहुत सारे अपने विचारों को देना और साथ में इसको और कैसे दिलचस्प बनाया जाए उसमें हमारा सहयोग करना, ये सब बहुत समय से चल रहा था। इसी में उन्होंने इस कहानी में कुछ और चीज़ें जोड़ी हैं जो आज मैं उनकी तरफ से उस कहानी को इसमें जोड़ना चाहूँगी। तो उन्होंने जब आज का टॉपिक सुना तो कुछ चंद लाइनें मुझे भेजी हैं और उन चंद लाइनों को मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और वो मेरी बहुत ख़ास एक मित्र रही हैं बहुत सालों से, तो उनकी भेजी हुई कुछ चंद लाइनों को मैं पढ़ती हूँ और उसके बाद हम अपने विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ तो खास था उसमें, कुछ तो खास था उसमें जो मेरा खास था वो, कुछ तो खास था उसमें जो मेरा खास था वो, मेरे हर जख्म का इलाज था उसमें, मेरे हर जख्म का इलाज था उसमें। हाँ समुंदर ही था, हाँ समुंदर ही था, कहाँ कहानियों में कहीं गहराइयों में मुझे अधूरे से पूरा करता था वो, कहीं गहराइयों में कहानियों में अधूरे से पूरा करता था वो मुझे। और उसमें हर मेरे राज का दफन का इलाज था उसमें, उसमें मेरे हर राज को दफन करने का इलाज था उसमें। हाँ वो मेरा बहुत खास था। तो इन लाइनों से आप समझ गए होंगे कि हम किसकी चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारा विषय है डिजिटल ड्रग्स। और आज हमारा जो टारगेट है और आज हम जिनको अपना व्यूवर्स बनाना चाहते हैं और जो पेरेंट्स हमारे साथ हैं, तो वो आज बहुत ही आसानी से अपना और अपने बच्चों का, उन बच्चों का जो यूथ है उसका हाल समझ पाएंगे। और जब तक हम हाल नहीं समझेंगे तब तक हम उसका इलाज या तो उसको सही दिशा नहीं दिखा पाएंगे। तो आइए इस सेशन में स्वागत करती हूँ कविता जी का और राजेश जी का, जो हमारे पास लगातार पहले सेशन से हमारा हिस्सा बनते आए हैं, तेरी मेरी कहानियाँ साइकोलॉजिकल सेशंस। तो हमारा जो आज का चर्चा है, टुडे वी आर हियर डिस्कस सच अ टॉपिक रिलेटेड टू यूथ, एडिक्शन, नीड और एंटरटेनमेंट। तो हम आज बात करेंगे कि यूथ पर जब भी हम चर्चा करते हैं तो हमें सीधे यूथ दिखता है कि शायद कॉलेज वाला यूथ, लेकिन यहाँ पर इन साइकोलॉजिकल सेशंस हम 13 से लेकर के 24 ईयर्स तक के यूथ की चर्चा करेंगे, जिस पर आज हमारा पूरा सेंट्रलाइज होगा आज का सेशन। तो 13 ईयर हमने इसलिए लिया है क्योंकि एक नॉर्मल आईक्यू की रेंज में जब हम 13 साल के व्यक्ति पर बात करते हैं और हम उसका आईक्यू टेस्ट लेते हैं तो वो मेंटली अपनी एज से कई वर्ष आगे होता है। तो यहाँ तक कि मेंटली वो एडल्ट रेंज में आ चुका होता है। तो अगर 13 है तो उसकी मेंटल एज 17 या 18 प्लस हो सकती है। तो जो आपका 12-13 साल का कोई भी बच्चा है और अगर वो हाईली इंटेलेक्चुअल है तो आप मान के चलिए कि वो मेंटली अडल्ट बच्चा है।
तो इसीलिए आज हम अपने यूथ को, हम उसे बच्चा नहीं मानेंगे, अपना यूथ मानेंगे, और हम टारगेट करेंगे आज के सेशंस को 12 to 13 ईयर्स टू 24 ईयर्स ऑफ स्टूडेंट। तो जब हम 12 to 13 से 24 ईयर्स के यूथ पर बात करते हैं तो हमें ध्यान आता है कि स्कूल का वो बच्चा जो बैग टांगे हुए जाता है और जिसका मोबाइल उसकी जान होता है और जिसमें बहुत सारे ऐप होते हैं, वो इंटरनेट में बहुत ज़्यादा समय बिताता है, उसको गेम देखना पसंद है, और उसी के साथ वो एक स्टूडेंट, वो यूथ जो कॉलेज जाता है और जो बिल्कुल स्कूल के बंधनों से फ्री हो चुका है। तो जब हमारा यूथ बहुत सारे बंधनों से फ्री हो चुका है तो उसे लगता है कि हमको टोका टाकी और हमें रास्ते बताना बंद करो और प्लीज़ हमको समझना शुरू करो। तो जो लाइनें मैंने पढ़ी हैं, तो हाँ, ये उन सारे यूथ का बहुत खास बन चुका है। ये इंटरनेट, ये मोबाइल, ये मोबाइल्स के ऐप, ये सोशल मीडिया, ये उसके लिए बहुत खास है। तो इससे पहले जब हमने चर्चा करी थी यंग एडल्ट्स पर, तब हमने बात करी थी कि कैसे हम अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करें और क्या क्या चीज़ें करें, कैसे हम खुद को समझें कि क्या चीज़ सही है, कैसे सेल्फ मॉनिटरिंग करें। तो जब हम यूथ पे बात करते हैं तो यूथ पर भी हमारा सबसे पहले जो एक फोकस एरिया जाता है कि यूथ को सेल्फ में, चूंकि हम उसे एडल्ट मान चुके हैं, 13 ईयर को हम मान चुके हैं कि वो मेंटली 18 में आ चुका है, तो अब उसको हम हेल्प और सपोर्ट वहाँ करेंगे जहाँ उसको रिक्वायरमेंट है, और या फिर उसके जो केयर टेकर्स हैं या उसके गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, वहाँ पर हमको लग रहा हो कि रिस्क फैक्टर बढ़ता चला जा रहा है। तो पेरेंट्स क्या करें उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, क्या करें खुद अपने लिए, उसको हम चर्चा कर लेते हैं। यूथ को जब हम देखते हैं तो हमको वो चंचल सा, वो नाजुक सा, वो अंदर बहुत सारी शैतानियाँ, बहुत सारी चीज़ों को, राज को दफन रखने वाला, ज़्यादा ना बताने वाला, अपने अपने मन में कुछ और सोचने वाला और ऊपर से कुछ और दिखाने वाला एक दो तरह का व्यक्ति हमको नज़र आता है। उसके मन में क्या है, कभी कभी हम कहते हैं वो बहुत ओपन है और कभी कभी हम कहते हैं पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता। तो आइए हम उस यूथ को फोकस करेंगे और उससे कहेंगे कि वो सेल्फ मॉनिटरिंग पर सीधे चले जाए, क्योंकि यूथ हेट द वर्ड एडिक्शन। अगर जब भी आप अपने यूथ को ये कहते हैं कि वो एडिक्टेड है या वो इंटरनेट या मोबाइल का एडिक्शन हो गया है, उसको किसी भी चीज़ का, ऐसे डिजिटल ड्रग का एडिक्शन हो गया है, वो हर समय अपने कमरे में अपने लैपटॉप, अपने फ़ोन, अपने मोबाइल में व्यस्त रहता है, तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि वो इस बात से, इस वर्ड से हेट करता है। तो प्लीज़ हम सबसे पहले इस एडिक्शन वर्ड को ध्यान में रखेंगे, अपने मन में रखेंगे और हम इसको यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। हमारा यूथ बिल्कुल एडिक्टेड नहीं है और हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और वो खुद भी अपनी मॉनिटरिंग करेगा कि अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो वो हेल्प लेगा, अगर प्रॉब्लम में नहीं है तो कैसे अपने आप को हेल्दी करे, वो उस चीज़ों को सीखेगा। तो चलिए, इसमें सेल्फ मॉनिटरिंग पे जब हम बात करते हैं तो इसमें उसको एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। अवेयरनेस हर व्यक्ति को क्रिएट करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट किड्स एरिया, वहाँ पर हम उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते सेल्फ मॉनिटरिंग में। यहाँ पर हम अपने यूथ को इन्वॉल्व करेंगे सेल्फ मॉनिटरिंग में, और सेल्फ मॉनिटरिंग में उसको खुद ही सोचना पड़ेगा कि वो अपना जितना भी आस अपने इंटरनेट या मोबाइल या किसी भी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देता है, वो आस उसके डेली कितने हैं। उसको अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग दो तरीके से करनी पड़ेगी। पहले वो लगातार 3 डेज अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग करे और कोई भी एक चार्ट या डायरी में अपने सिर्फ आस को नोट कर ले, और डरे नहीं यहाँ बिल्कुल कि कहीं ये उसे सिर्फ उसे ही देखने हैं। यहाँ पर हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि वो आप नोट करके अपने मम्मी पापा को दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर हम जब आपको 13+ में एडल्ट मान रहे हैं और या एडल्ट ब्रेन मान रहे हैं, तो यहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा यूथ सेल्फ को हेल्दी करे और सेल्फ मॉनिटरिंग में आ जाए, जिससे वहाँ पर वो अपनी कंप्लेंट्स या एक्स्ट्रा जो नेगेटिव टॉक्स हैं उनसे बच सकता है। तो जब हम इस पार्ट पर आते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग पे, तो वहाँ पर हमारा जो एक आस को काउंटिंग है, वो जब हम आस को काउंट करेंगे डेली 3 डेज, उसमें हम 3 चीज़ों को पार्ट कर लें। फर्स्ट, इंटरटेनमेंट्स में कितने आस गए, स्टडी में कितने आस गए, या अदर्स में हम इसको चर्चा करेंगे कि वो अदर्स फॉर इंटरप्शन। आपको भी पता है कि वो अदर्स क्या है, तो यहाँ पर हम उसको स्टडी, इंटरटेनमेंट और अदर्स,
3 पार्ट में उसको डिवाइड कर लीजिए और आप खुद मॉनिटरिंग करिए कि आपने अपना कितना एक दिन में कितना समय एंटरटेनमेंट, स्टडी और अदर्स पार्ट में दिया है। जब आप 3 डेज का पूरा मॉनिटरिंग का एक चार्ट बना लेते हैं तो वहां उसके बाद फिर आप उसे 7 डेज में डिवाइड कर दीजिए कि क्या 7 डेज कंटिन्यू आप इसको एज इट इज मेंटेन करते हैं या ये 3 डेज फिक्स था या फ्लैक्चुएट था। आप पूरा एक 7 डेज का, जब पूरा 3 डेज के बाद 7 डेज, यानी कि आपके पास एक वीक का चार्ट आ गया। जब 7 डेज का आपके पास चार्ट आ गया तो आपको ये इवेल्युएट करना बहुत इजी हो जाएगा कि आप मंथली आपका कितना समय इंटरटेनमेंट पार्ट में जा रहा है, कितना समय आप अपनी स्टडी को दे पा रहे हैं और क्या टाइम आप अदर्स एरिया को दे रहे हैं जो कि स्टडी एरिया या एंटरटेनमेंट पार्ट में नहीं आता। वो आपका कुछ हैबिचुअल पार्ट है या आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप एंटरटेनमेंट पार्ट में नहीं उसको रखते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग और 7 डेज का चार्टर बनाकर आप पूरा अपना एक मंथली असेसमेंट कर सकते हैं कि एक मंथ में आप कहाँ पर कितने आवर्स को कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ से आपको सीधे क्लिक कर जाएगा कि यू आर इन डेंजर इफ यू आर एंगेजिंग लाइक इंटरटेनमेंट पार्ट में या अदर्स पार्ट में आपके मैक्सिमम आवर्स जा रहे हैं तो आप उसको कन्वर्ट करिए। सबसे पहले आप खुद ही एफर्ट्स करिए कि कैसे आप अपने इंटरटेनमेंट के आवर्स को और अदर्स में जो आए हुए आवर्स हैं उनको दूसरे पार्ट में, स्टडी के पार्ट में आप डाइवर्ट करें। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप इमीडिएट ऑनलाइन कंसल्टेशन या कोई भी एक हेल्प ले सकते हैं और आप इमीडिएट यहाँ पर सेल्फ एग्जामिन भी कर सकते हैं कि आप अगर किसी डेंजर जोन में आपको फील हो गया है कि हाँ मेरा बहुत सारा समय स्टडी में ना जाकर अदर्स एरिया या इंटरटेनमेंट पार्ट में जा रहा है। तो ऐसे आप बहुत ही इजीली बिना किसी टोका टाकी के और बिना किसी और के इंटरवेंशन से आप ये समझ पाएंगे कि कैसे आप खुद को एग्जामिन कर लें। अब बात आती है कि जब आपने 7 डेज का और 3 डेज और 7 डेज का चार्टर डेवलप कर लिया उसके बाद आप बहुत सारे ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं और जहां पर या एक्सपर्ट की एडवाइस भी ले सकते हैं। अगर आपको फील होता है कि यू आर अंडर डेंजर तो आप सीधे कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस ऑनलाइन या ऑफलाइन या अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप उस सेल्फ एनालिसिस में या सेल्फ असेसमेंट ऑनलाइन असेसमेंट स्किल्स पर आपको लगता है कि आप किसी डेंजर जोन में आ रहे हैं तो उसको आप इमीडिएट बिना किसी हिचक के आप ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन या गाइडेंस ले सकते हैं कि मैं इस तरीके से मैंने फाइंड आउट किया है और मैं कैसे इस अपनी हैबिट से ओवरकम करूं। तो यहाँ पर अगर इफ़ यू आर वेरी कॉर्डियल विद योर पेरेंट्स और आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप डायरेक्टली अपने पेरेंट्स को बात कर सकते हैं कि मैं किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी काउंसलर से हेल्प लेना चाहता हूँ ड्यू टू माई दिस हैबिट। इस तरीके से अगर आप डायरेक्ट अप्रोच करेंगे और खुद ही अपने को मॉनिटरिंग कर देंगे तो अदर जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं या उनकी विदाउट आपकी परमिशन उनका वो एंटर कर जाते हैं, आप उस बहुत सारे नेगेटिव टेंडेंसीज या नेगेटिव एलिमेंट्स से आराम से बच जाएंगे और आपका बिहेवियर बहुत आसानी से एक सेफ और हेल्थियर जोन में मूव करेगा। अब हम यहाँ बात करते हैं कि जब आपने असेसमेंट कर लिया, जब आपने ये सोच लिया कि यू आर नॉट अंडर डेंजर और आइदर यू आर इन डेंजर, तो वहाँ उसके बाद बात आती है कि हम इस बात को जरूर समझ लें कि वो अदर्स का एरिया क्या था। वो अदर्स के एरिया में हमारा गेम था, हमारी शॉपिंग थी, हमारा टाइम पास था या कुछ और। वो जो कुछ और था, टाइम पास था, हमारा शॉपिंग पार्ट था और हमारा गेमिंग पार्ट था, ये जो कुछ और अदर्स है यही आपको डैमेज करेगा और यही आपको डिस्टर्ब करेगा, यही आपकी लाइफ में बिटरनेस लाएगा और यहीं से आपकी लाइफ में बहुत सारे वो डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे जिनके लिए आप बिल्कुल नहीं बने हैं। तो प्लीज़ आपको ये जानना ज़रूरी है। इसको जब आप अकेले में होते हैं तो आप कैलकुलेट करिए वो अदर्स के एरियाज़ में जो मैंने यहाँ डिस्कस किया है, टाइम पास, गेमिंग, शॉपिंग, आजकल और भी गैम्बलिंग भी चल रही है और साथ में कुछ और भी क्या हम देख रहे हैं। तो वो जो टाइम पास और गैम्बलिंग, गेमिंग, शॉपिंग के अलावा भी कुछ एक और अदर है,
हम उस पर भी फोकस करें और हम कहीं नोट डाउन करें और अपने काउंसलर को या साइकोलॉजिस्ट को क्लियर बताएं कि हमारा ये पार्ट ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो आई थिंक कि ये जो बहुत इजी और असेसमेंट का वे मैंने आपको यहाँ बताया है, यहाँ से हम आपको बिल्कुल नहीं बता रहे ये करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, आपको ये करना चाहिए। हम यहाँ पर ये कहीं नहीं रहे कि आपको व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना है और कैसे अपने आप को एग्जामिन करना है और एसेस करना है, आपका सिर्फ फोकस एरिया वो हो जाएगा। तो आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। जब आपने ये भी जान लिया कि आप वो अदर्स और उन सारी चीज़ों में क्या क्या चीज़ों में अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, तो जब आप इस तरीके से किसी भी एक ऐसे पार्ट में आपका टाइम लग रहा होता है कि जो एंटरटेनमेंट का पार्ट है, जो हेल्दी लर्निंग का पार्ट है, जहाँ पे टाइम पास आप कर रहे हैं, वहाँ तक आप कभी भी डैमेज नहीं होते। आपका जो पर्सनालिटी का डैमेज शुरू होता है वो स्टार्ट होता है जहां आपकी लाइफ में टॉक्सिक या नॉन एक्सेप्टेबल एलिमेंट्स आ गए हैं आपके ड्रग कंज्यूमशन में, डिजिटल ड्रग कंज्यूमशन में। यानी कि आप डिजिटली इंटरनेट के थ्रू या सोशल साइट्स के थ्रू आप कुछ टॉक्सिक ऐसा देख रहे हैं जो एप्रोप्रिएट नहीं है आपकी एज के अकॉर्डिंग, या आप वो सोशली या एक जनरल उसको एक एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। तो जब आप किसी एक ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं जिसको कि एक्सेप्टेड नहीं है, जो जहाँ से नॉन एक्सेप्टेबल एरिया है, आपको पता है कि ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो वहाँ से आप क्या शुरू करते हैं, आप वहाँ से झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ऐसे पेरेंट्स और जितने भी ऐसे बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर इन बिटवीन में या अब यहाँ से जो आगे बढ़ूंगी तो मैं आप सारे पेरेंट्स जो भी देख रहे हैं तो सबको कहूँगी, जस्ट शेयर माय वीडियो टू योर यूथ। जहाँ पर भी आपको लगता है कि कोई यूथ है, आप उससे मेरा वीडियो शेयर करिए। अगर वो मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर वो मेरे साथ अगर एक रूम क्रिएट करके ऑनलाइन काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो प्लीज़ आप बस बाहर निकलिए अपने कमरों से, अपने डिजिटल वर्ल्ड से बाहर आ जाइए, सेल्फ एनालिसिस करिए और जानिए कि हम कहाँ हैं। तो हम ये नहीं कहते कि पेरेंट्स जाने, हम कहते हैं आप खुद जानिए कि आप कहाँ पर हैं और अगर डेंजर में हैं तो समझना शुरू कर दीजिए। तो जैसे ही हम टॉक्सिक एरिया में एंटर करते हैं और कुछ ऐसा देख रहे होते हैं जो नॉन एक्सेप्टेबल है, वहाँ से हम सबसे पहले जब झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, हम चीज़ों को छुपाना शुरू कर देते हैं, हम मैनिपुलेशन करना शुरू कर देते हैं, हमारे बहस करने की आदत बढ़ जाती है, हमारी डिसऑनेस्टी टुवर्ड्स सेल्फ एंड टुवर्ड्स अदर में आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, बहुत लोग आ गए, आपके टीचर्स, सभी लोग आ गए। तो आपकी डिसऑनेस्टी लगातार अपनी तरफ और दूसरे की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए कि आप झूठ बोलते हैं, क्या आप चीज़ों को छुपा रहे हैं, क्या आप मिस इंटरप्रेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, या आप आर्ग्यूमेंट, एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट आजकल ज़्यादा करने लग गए हैं या अब ज़्यादा करने लग गए हैं जब से आपका हमराज या आपका कोई खास वो डिजिटल वर्ड बन गया है, तब से क्या आपके अंदर ये चेंजेस आ गया है। तो आप पहचान लीजिए कि आप एक रिस्क फैक्टर में आ रहे हैं। साथ में आप का जब डिसऑनेस्टी अपनी तरफ बढ़ जाती है, दूसरों के साथ भी बढ़ जाती है, तो जब खुद की तरफ आप डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, बेईमानी हो शुरू हो जाती है खुद से, तो वहाँ पर ऐसे डिस्टर्बेंसेस जो प्राइम डिस्टर्बेंसेस हैं जो इमीडिएट इफेक्ट करते हैं, वो सबसे पहले आपका स्केड्यूल, आप अपना स्केड्यूल बिगाड़ लेते हैं। हमारा यूथ अपना उसका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, वो समय निकालने लगता है, अवेल करने लगता है जिस समय वो देखता है कि उसे एकांत मिल सकता है, उसका पेरेंट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है या उसके सिबलिंग्स अवेलेबल नहीं है, वो लेट नाइट स्टडीज को प्रेफर करने लगता है, वो आपसे हटने लगता है, वो विड्रॉ करने लगते हैं। हम आपसे, आप जहाँ पर भी ग्रुप बैठा होता है वहाँ से आपको मज़ा आना बंद हो जाता है, क्योंकि आपको मज़ा कहीं और से आ रहा होता है और आप एक बंद कमरे में अपने डिजिटल वर्ल्ड में इंजॉय कर रहे होते हैं। तो वो इंजॉयमेंट का पार्ट जो इंटरटेनमेंट नहीं बन रहा, वो टॉक्सिक इंजॉयमेंट है। उस टॉक्सिक एंजॉयमेंट को आप लेने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तो धीरे धीरे आप जब झूठ बोलते हैं और आपका स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी इसके बाद आपका डाइट डिस्टर्ब हो जाता है, आप खाने में आपका मन नहीं लगता, या फिर आप ओवर ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं या बिल्कुल लेस ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद आपका पर्सनल हाइजीन यानी कि आपका जो
पर्सनल हाइजीन है, डेली बात लेना, टाइमली बात लेना, वो सब भी डिस्टर्ब हो जाता है, आपका ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है। तो यहाँ से समझ लीजिए कि जब आप अपने यानी कि आपने अपना 24 आवर्स डिस्टर्ब कर लिया, जैसे ही आप अपना 24 आवर्स को डिस्टर्ब करते हैं, उसके बाद हमारा यूथ आगे बढ़ जाता है और हमारे यूथ को कुछ फिजिकल सिम्टम्स क्रिएट होने लगते हैं। अगर गर्ल है तो हेडेक और माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, और अगर बॉय है तो उसे कॉन्स्टिपेशन या स्टमक एक स्टार्ट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपको हेडेक, माइग्रेन या किसी तरीके से अदर कुछ एंजाइटी या पैनिक्स या कॉन्स्टिपेशन या स्टमक एक की शिकायत हो रही है, तो कहीं ये डिजिटल ड्रग एडिक्शन तो नहीं बन रहा, तो आपको चेक करना होगा। साथ में आपका धीरे धीरे फिजिकल सिम्टम्स में आप और भी बहुत आपके लाइफ स्टाइल रिलेटेड कुछ आपके शोल्डर्स में पेन, और आपका जो एक फिजिकल एक स्लीप स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर पे आप सोते हैं, वो स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। आप अगर सीधे सोते हैं तो अब आप पेट के बल बच्चे ज़्यादा सोने लग गए हैं। तो जब आप चेस्ट को प्रेस करके इस तरीके से सोने की हैबिट पड़ जाती है, वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्लीपिंग स्ट्रक्चर डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने आप को सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं कि आपके अंदर डिजिटल वर्ल्ड के साथ रहते रहते किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। जैसे ही आपके फिजिकल चेंजेस आ गए, आपका 24 आवर्स डिस्टर्ब हुआ, यहाँ से शुरुआत होती है मेरे पार्ट की, यानी कि साइकोलॉजिकल इश्यूज। साइकोलॉजिकल इश्यूज में आप मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, आप पढ़ नहीं रहे होते हैं, लेकिन आप अपने आपको जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं लोगों के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने टीचर्स के सामने, कि आप पढ़ रहे थे, और आप चीज़ों को मिस इंटरप्रेट करने लगते हैं। अपने आप को प्रूफ करने के लिए झूठ बोलना और बढ़ जाता है, और धीरे धीरे आप वहाँ से आपका एक एब्सकॉन्डिंग बिहेवियर यानी कि एस्केपिंग बिहेवियर प्रेजेंट सिनेरियो से बढ़ने लग जाता है। वहाँ से आपका थॉट प्रोसेस सिस्टम आपका चेंज हो जाता है। वहाँ से आपका चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी इन बिहेवियर, आपके एडजस्टमेंट इश्यूज शुरू हो जाते हैं। जहाँ पर आपका पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स बैठते हैं, आप वहाँ से हटना चाहते हैं और ये शिकायत करने लगते हैं, अच्छा मेरा दिमाग मत खाओ या मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और वहाँ पर कई बार आप पढ़ाई ना करके कुछ और कर रहे होते हैं। तो आप ये सारे सिम्टम्स को और बिहेवियर को चेक करेंगे कि ऐसा कुछ आपके अंदर तो नहीं आ रहा है। आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है और आप दरवाजा बंद करके अकेले चले जाते हैं, या उस जगह पे जहां पर इस तरीके के डिस्कशंस हो रहे हैं आप वहां से भाग जाते हैं, हट जाते हैं। आपके अंदर एक ओवर एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, जिससे कि आप सामना नहीं कर पाते। आपके खिलाफ जैसे ही कुछ बात होती है, आपको क्रिटिसाइज किया जाता है या आपको ब्लेम किया जाता है, आपकी इरिटेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है और आप वहां स्टक हो जाते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं, और आपके अंदर एक इस तरीके के डायलॉग डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है, मेरा मन, मैं जो चाहूँ वो करूँ, मेरे से मतलब नहीं है, मेरे से मत बात करो, और धीरे धीरे करके अच्छा मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। इस तरीके के एक अजीब से डायलॉग्स अचानक से बच्चा या हमारा यूथ देने लग जाता है, और वो कहता है कि वो आपके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ और अपने सिबलिंग्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है, और यहाँ से उसकी एक नई दुनिया शुरू हो जाती है। नई दुनिया मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो यहाँ से कंफर्म नहीं हो पाता, क्योंकि उसे पता होता है कि जो वो कर रहा है वो ठीक नहीं है, और जिन चीज़ों के लिए वो बहस कर रहा है वो जस्ट उसके अपोजिट है। यानी कि वो अपना गेमिंग कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, वो गेमिंग नहीं कर रहा है, वो अब पढ़ाई कर रहा है। यहाँ से उसके अंदर एक दो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज उसके ब्रेन में, इसके थॉट लेवल पर, एक तरफ उसके अपने आप को बचाना है और एक तरफ उसको वो करना है जिसके लिए वो अपने आप को बचा रहा है। तो यहाँ से उसका कंज्यूमशन और उसकी जो डायलॉग डिलीवरी है ये इतनी चेंज हो जाती है, लेकिन वो हम ये भूल जाते हैं, हमारा यूथ ये भूल जाता है, ये सब कुछ हमारे इसी छोटे से ब्रेन में ही सब कुछ डेवलप हो रहा होता है, और हम कैसे मैनिपुलेशंस और बहुत सारी मिस इंटरप्रिटेशन को क्रिएट करने वाले बन जाते हैं, और धीरे धीरे हमारी अपने अंदर कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज
लगातार बहुत समय से 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने जब हम इसी साइकिल को में रहते हैं, वहाँ से हम एक डुएट पर्सनालिटी को जीने लग जाते हैं। एक वो जो अकेले में कुछ और करती है, एक वो जो पब्लिकली अपने आप को कुछ और दिखाती है। यहाँ से हमारा यूथ डिस्टर्ब होता है और हमारा यूथ वो नहीं होता जिसके लिए वो बना है, जिसके लिए उसने ये जीवन मिला है, जिसके लिए वो इस धरती पर आया है। जो उसके अंदर कैलिबर था, जो उसके अंदर स्किल्स थी, वो इसे पहचान ही नहीं पाता। और यहाँ से हम कहते हैं हमारा यूथ भटक गया है, हमारा यूथ भटका हुआ है, हमारा यूथ एडिक्टेड है, हमारे यूथ को नशा हो गया है, हमारा यूथ नशे का आदी हो गया है। यहाँ से बहुत बड़ा चेंजेस हमारे यूथ के अंदर आने लगता है। तो बी केयरफुल, वो यूथ जो इस वीडियो को सुन रहा है और जो इस सेशंस को देख रहा है, अगर वो थोड़ा सा भी देखता है तो प्लीज़ इसे वो पूरा देखे, जिससे वो खुद को समझ पाने में अपने आप को इस लायक समझ पाए कि वो खुद को समझ सकता है। साथ में यहाँ से उसके बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो जाते हैं, जो साइकोपैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उसके अंदर अपने आप ही, क्योंकि कंफ्यूजनल स्टेट पैदा हो जाती है, वो धीरे धीरे कंफ्यूज होने लग जाता है, उसको सेल्फ एक एश्योरेंस का लेवल उसका कम हो जाता है, जहाँ से उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। फिर हम कहते हैं वो डिप्रेशन में आ गया है। सब कुछ यहाँ डिप्रेशन नहीं होता, यहाँ उसकी पर्सनालिटी प्रोफाइल चेंज हो रही होती है। तो जब एक व्यक्ति की पर्सनालिटी प्रोफाइल चेंज हो रही होती है तो वहाँ से उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स भी चेंज हो जाते हैं, और वो नेगेटिव ट्रेट्स उसके अंदर ऐसे इस तरीके से अंदर रमने लगते हैं कि मानो कि हमें खुद अपना बच्चा या हम खुद को पहचानने में मुश्किल होती है। और हम कहते हैं 7th तक तो ठीक था, 8th तक ठीक था, 10th तक ठीक था, 12th तक ठीक था, पता नहीं कब कहाँ खो गया, हमें नहीं पता। तो इस तरीके के, या हम कब कहाँ कैसे हो गए, हम 10th तक ठीक थे, उसके बाद क्या हुआ, अब हमें जानना होगा। और हम पेरेंट्स को अपने बच्चों को जानना होगा कि कब वो कहाँ से चीज़ों में भटक गया, और कैसे हम कह सकते हैं कि हमारा यूथ भटका हुआ यूथ है। तो बात जब यूथ की चलती है तो मैं बहुत अपने आप को एक सेंसिटिव भी महसूस करती हूँ, और बहुत इसमें अपना पॉजिटिव देना चाहती हूँ कि क्योंकि ये जो यूथ है ये ताकत है, ये हर घर की ताकत है। ये सिर्फ हम ये नहीं कहते हैं कि यूथ से सब कुछ है, यूथ से हर एक घर जिंदा है, यूथ से हर एक घर में एक शान है। वो यूथ चाहे तो अपने घर का और अपना नाम कर दे, वो यूथ वो चाहे तो अपने देश का नाम कर दे। उसके अंदर इतनी असीम ताकतें हैं, और उन ताकतों से जब वो बेपर्दा है, उन ताकतों पर पर्दा पड़ा हुआ है, उन ताकतों का उसे पता नहीं है, तो ये एक हमारा और आपका एक बहुत ही यहाँ पर एक पॉजिटिव रोल बन जाता है कि हम कैसे आएँ और अपने यूथ को रियलाइज कराएं कि वो कहाँ खड़ा हुआ है। तो चलिए, यहाँ पर मैं अपने यूथ को एक, मैंने सेल्फ मॉनिटरिंग का स्केल उसको जब दिया है कि कैसे वो सेल्फ मॉनिटरिंग करे। इसके बाद आता है कि जब वो अपने आप को इतनी परेशानियों में महसूस कर रहा है या इतनी परेशानियों में आ गया है, तो वहाँ से हमारा यूथ कैसे अपनी चेकलिस्ट एक बनाए और कैसे चेक करना शुरू करे कि अब वो अपने 24 आवर्स को कैसे ठीक करे बिना किसी हेल्प के। अगर वो फर्स्ट खुद ही आगे आता है और अपने आप को ठीक करता है, तो आई थिंक ये सबसे अच्छा पार्ट होगा, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस इज अ बेस्ट थिंग। तो यहाँ से उसको विल पावर मिलती है, यहाँ से वो अपने सेल्फ को परसीव कर पाता है कि यस वो कर सकता है। तो ये जो है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं खुद सही हुआ, मैं खुद को ठीक कर सकता हूँ, ये थॉट ही अपने आप में सबसे बड़ा विल पावर का एक सबूत है। तो ऐसे थॉट को हम क्रिएट करें और एक चेकलिस्ट बनाएं और उस चेकलिस्ट को फॉलो करें। हम ये देखें कि हम क्या काम 24 आवर्स में कर रहे हैं जो हमारी ग्रोथ से रिलेटेड है। उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें जो आपको आपका ग्रोथ करता है, यानी कि आपको पॉजिटिव देता है, वो आप 24 आवर्स में कौन कौन से ऐसे काम कर रहे हैं, एक तुरंत अपनी एक डायरी में बनाइए और उन वर्क को लिखना शुरू कर दीजिए कि एक 24 आवर्स में क्या आप टाइम से नहाते हैं, क्या आप अपना खाना खाते हैं, क्या आप अपना टाइम से सोते हैं, क्या आप अपनी स्टडीज को कितने आवर्स देते हैं, कितने रिक्वायर्ड आवर्स हैं जो आप दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक अपना वर्क रिलेटेड और ग्रोथ से रिलेटेड ऐसे वर्क की एक लिस्ट बना दें जिसमें कि आप वो सारे काम कर रहे हैं वो एक 24 आवर्स में, कि 24 आवर्स की साइकिल में क्या चीज मिसिंग है उसको हम चेक कर लें। क्या वहां पर स्टडी शामिल है, फिटनेस शामिल है, डाइट प्रॉपर है, हमारा जो एक ग्रोथ रेट है, जहाँ से हम अपनी स्लीप, अपना पूरा एक स्केड्यूलिंग, एक अच्छा स्केड्यूलिंग बनाते हैं, वो सब कुछ क्या उसमें शामिल है। अगर आपके 24 आवर्स की साइकिल में आपके रिक्वायर्ड स्टडी आवर्स शामिल है,
अगर आपका डाइट प्रॉपर, आपका कितना कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, सारी चीजें शामिल हैं, अगर आपका फिटनेस, आप योगा, जिम, एरोबिक, डांस कुछ भी करते हैं, क्या वो आपके पार्ट में शामिल है, तो अगर आप कनेक्टेड हैं अपने रियल वर्ड्स में, वो अगर आपके 24 आवर्स में शामिल है, अगर आप हाउस होल्ड वर्क में इन्वॉल्व हैं, तो आप पूरी तरीके से मान सकते हैं कि यू आर फिट। इफ योर हॉबीज आर लाइव, आपकी हॉबीज जिंदा हैं, आप अपनी हॉबीज में कनेक्टेड हैं, क्रिएटिव हैं, तो भी आप मान सकते हैं कि आप किसी डेंजर में नहीं हैं। तो इस तरीके से ये 5-6 चीजों को अगर आप अपने पूरे 24 आवर्स में चेक करते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, मैं अपने सोशलाइजेशन में, अपनी स्टडी में, अपने फिटनेस में, अपनी हाइजीन, अपनी डाइट, अपनी स्लीप, अपने स्केड्यूल को 24 आवर्स में फॉलो कर रहा हूं। अगर आप इस 24 आवर्स में फॉलो कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको खुद से और आपके पेरेंट्स को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप ये सब नहीं करते हैं, वहां से आपके पेरेंट्स को चिंता होनी शुरू होती है, और वहां से आपका पेरेंट आपके साथ इन्वॉल्व होता है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। वहां पर जब आपके पेरेंट्स को ये पता चलता है कि हमारा बच्चा ठीक से खा नहीं रहा है, सो नहीं रहा है, टाइम से पढ़ नहीं रहा है, उसका कोई सर्कल नहीं है, उसका कोई सोशलाइजेशन नहीं है, वो अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड नहीं है, वो अपनी किसी भी तरीके के क्रिएटिव या हॉबी या रियल वर्ड से कनेक्शन में नहीं है, उसकी कोई भी हॉबी जिंदा नहीं है, यहाँ से आपके पेरेंट्स की नींदें उड़नी शुरू हो जाती हैं। और आपका पेरेंट्स कभी नहीं चाहता कि आप किसी भी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में आए। तो यहाँ से मैं अपने पेरेंट्स को गाइड करना चाहूंगी कि अगर कोई भी ऐसा पेरेंट है, तो वहां पर वो कैसे इंटरवेंट करे। सबसे पहले यहाँ पे पेरेंट जल्दी ही निशानों को, चिन्हों को पहचान ले और अर्ली इंटरवेंशन करे। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है कि पहले वो इंटरवेंट कर ले, और अगर वो लगता है कि 7 डेज और 15 डेज के अंदर, यानी कि 2 वीक्स के अंदर उसे सक्सेस नहीं मिल रही है, इमीडिएट आप प्रोफेशनल हेल्प ले लें। इसको डिले बिल्कुल ना करें। यहाँ से आपका बच्चा स्टबर्न और उसकी हैबिट्स मैच्योर हो जाएंगी। तो प्लीज, अगर आपने फाइंड आउट किया है कि आपके बच्चे के अंदर मेरे बताए हुए जितने भी चीजें मैंने बताई हैं वो सारी चीजें हो रही हैं, तो आप इमीडिएट साइकोलॉजिकल या प्रोफेशनल हेल्प को ले लें। ऑनलाइन, ऑफलाइन, देयर आर सो मेनी लॉट ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल एवरीवेयर। तो उसके बाद आपका अर्ली इंटरवेंशन, अब आपको एलिमिनेट क्या करना है, आपको बच्चे के साथ आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बहस नहीं करनी है। नहीं, हमने पकड़ा, हम तो देख रहे थे, हमने देख लिया, तुम इतने बजे पढ़ नहीं रहे थे, दिस एंड दैट। डोंट डू आर्ग्यूमेंट, जस्ट साइलेंट मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है, आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। उसके साथ साथ आप उसे मारिए मत। अगर आपका 12, 13, 14, 15 साल का बच्चा है, तो इजीली हमारे पेरेंट्स का हाथ उस पर उठ जाता है। आप उसे इन चीजों के लिए बिल्कुल मत मारिए, आप उसके साथ लड़िए मत, झगड़ा मत करिए, छीना झपटी, उसका मोबाइल छीनना, उसका लैपटॉप छीनना, ये सब उसको डिस्क्लोज करने के पीछे मत पड़िए। हाँ, हम तुम्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे, तो आप ये सारी ताकत इस तरीके से बिल्कुल मत लगाइए। ये सब कुछ आपको आपकी डिसरिस्पेक्ट और आपका जो बिलीव है, आपके बच्चे का आपका जो बिलीव है, वो ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर पेरेंट्स उसके साथ बार्गेनिंग बिल्कुल ना करें। आप उसके साथ पोकिंग, रिपीटेटिव डायलॉग्स की डिलीवरी कि आप तो ये कर रहे थे, आप मजा कर रहे थे, आप गेम खेलते रहते हो, वो पढ़ के भी आया है समटाइम, फिर भी आप उसे पोक करते हैं। आपको ये सारी चीजें बिल्कुल स्टॉप मोड पे, मैं यहाँ कम नहीं कह रही हूँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप इसे कंप्लीटली स्टॉप मोड पर रखें। अगर ये सारी चीजें स्टॉप मोड पे रहेंगी, तब फिर आप यहाँ से सोच सकते हैं आगे कि आप कैसे अपने बच्चे को के साथ एक पॉजिटिव कनेक्शन डेवलप करें जब वो ट्रबल में है। यानी कि आप मान लीजिए कि आपका बच्चा परेशानी में है, आप इसको मार के, डांट के, बहस करके, ऐसे नेगेटिव माहौल को क्रिएट करके बिल्कुल इसमें कुछ भी चीजें हासिल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है कि आपका साइलेंट मॉनिटरिंग में आप क्या करें। आप उस बच्चे को साइलेंट मॉनिटरिंग में
उसको देखें और उसके साथ साथ उसको हाउस होल्ड वर्क में इंगेज करने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बात करना चाहती हूँ, जैसे ही आपका बच्चा 8 साल से बड़ा हो रहा है तो हर पेरेंट अपने 8 साल से बड़े बच्चों को घर के थोड़े से कामों के साथ उनकी कनेक्टिविटी, किचन और हाउस होल्ड वर्क में उनकी कनेक्टिविटी प्रॉपर रखवा दे, जिससे उनको वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर आती है और वो दे विल बिकम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द फैमिली। वो अपने आप को फील कर पाते हैं कि वो एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली पर्सन है। तो वहां से आप अपने बच्चों को थोड़ा सा हाउस होल्ड वर्क में इंगेज करना शुरू करिए। आप अपने हर 24 आवर्स की डिजाइनिंग इस तरीके से करिए जिसमें जो सारी चीजें मैंने बताई, फिटनेस, योगा, क्रिएटिव्स या साथ में मेडिटेशन, आपके भगवान से आपकी पूजा, आपका रिलीजियस कनेक्शन, आपका जो एक इन्वॉल्वमेंट है, सोशलाइजेशन और पर्सनल टॉक, ऐसे कौन सा समय है जिस समय आप लोगों को आपस में कुछ बातचीत करने का मौका मिलता है। आपको अपने 24 आवर्स को अगर ये लैकिंग है तो यहाँ ब्लेम मत करिए एक दूसरे को, यहाँ से कुछ क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। अगर क्रिएट नहीं हो सकता है देन आफ्टर हम प्रोफेशनल हेल्प को ले सकते हैं, बट अवॉइड ब्लेमिंग टू ईच अदर। पेरेंट्स एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, मदर फादर को और फादर मदर को, कि आप भी तो मोबाइल लेकर बैठते हैं, या मदर खुद मोबाइल को यूज करती है। डोंट ब्लेम टू ईच अदर। आपका पार्ट हमने यूथ यंग एडल्ट्स में आपको बताया था, आप उसे फॉलो करें। लेकिन यहाँ पर जब हम यूथ पर चर्चा करें तो डोंट ब्लेम टू ईच अदर। यहाँ पर कोई एक दूसरे को क्रिटिसाइज या ब्लेम करने की, यानी कि आप एक जजमेंटल मत होने दीजिए बच्चे को कि वो समझे कि हाँ ये मेरे ट्रबल्स को डिस्कस करते करते अपने को ट्रबलसम कंडीशन में ले आए हैं। तो वहां से जो बच्चे के अंदर इस तरीके के सीन्स आते हैं तो वहां भी बच्चा समझ जाता है द पेरेंट्स आर नॉट ऑनेस्ट विद मी। तो यानी कि पेरेंट्स मुझे परेशानी से निकालने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो यहाँ से उनके अंदर जो मैसेजेस जाते हैं वो रॉन्ग मैसेज कम्युनिकेट होते हैं। साथ में आपकी अगर 24 आवर्स की हर घर की डिजाइनिंग इस तरीके से होगी जिसमें उनको खेलने का, बात करने का, घूमने का, पूजा करने का, नहाने का, घर के काम करने का, फिटनेस को देखने का, हेल्दी डाइट को पर डिस्कशन करने का, अगर उनके घर में एक माहौल बन जाएगा तो बच्चा ऑलरेडी इन सारी चीजों से ऑटोमेटिकली ऑटो कनेक्टेड हो जाता है। अब अगर इसके बाद भी बच्चा रिफ्यूज करता है, अगर आपकी चीज़ों को बच्चा अब इस लेवल पे चीज़ें हो चुकी हैं, आप डिले मोड पर आ चुके हैं, देर हो चुकी है, यहाँ से आप अगर बच्चा आपको फ्लैटली रिफ्यूज कर रहा है, आपके सामने खड़े होकर आपके साथ बहस करने के लिए तैयार है, मारने पीटने के लिए तैयार है, बी अलर्ट। अब आप समझ जाइए कि शायद अब आपने देर कर दी है और अब आपको डायरेक्टली एक प्रोफेशनल हेल्प बच्चे को नहीं, पेरेंट्स को यहाँ पर लेनी होगी। यहाँ पर बच्चा क्लिनिकल सीन में नहीं लाया जाएगा, यहाँ पर पेरेंट्स आएंगे। तो जब आप फ्लैटली रिफ्यूजल को झेल रहे हैं तो वहाँ पर आप इमीडिएट, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही जब आपको डे 1 ऐसा लगता है कि आपका बच्चा अब आपको फ्लैटली रिफ्यूज कर रहा है कि नहीं वो तो मोबाइल देखेगा, वो तो इंटरनेट देखेगा, वो तो लगातार आपके साथ आर्ग्यूमेंट करने के लिए तैयार हो रहा है, या उसकी ताकत, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो वहां आप समझ जाइए कि बच्चे को कहीं और से कुछ और बहुत इंटरटेनिंग मिल रहा है। अब उसका इंटरेस्ट आपके साथ नहीं जुड़ रहा है। प्लीज यहीं पर आपको एक स्ट्रिक्टली विदाउट बच्चे से कन्वर्सेट किए हुए आपको इमीडिएट सारी ऐसी एक्सेसिबिलिटी जहां बच्चा एक्सेस कर रहा है, लाइक आपका अगर इंटरनेट कनेक्शन बहुत हाई स्पीड है उसको कम कर दीजिए। अगर आपके पास बहुत सारे इंटरनेट के कनेक्शंस अवेलेबल हैं उन्हें रिड्यूस कर दीजिए विदाउट एनी कन्वर्सेशन विद द चाइल्ड। अपने यूथ के साथ, अपने बच्चे के साथ आपको यहाँ कोई कन्वर्सेशन नहीं करना है कि ठीक है हम अब टीवी का कनेक्शन बंद कर देंगे, हम इंटरनेट हटा देते हैं, हम अब मोबाइल तुमसे छीन लेते हैं। डोंट डू दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। साइलेंटली आपको विड्रॉ कर देना है, स्टेप बाय स्टेप। आप ग्रेजुअली सारी चीज़ों को, जितनी भी एक्सेसिबिलिटी है उसे बिल्कुल बिना हिचक के विड्रॉ कर दीजिए। और इसमें आपको कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी डबल माइंडसेट या आपका डबल
माइंडेड होते हैं या कोई भी एनी कॉन्ट्रोडिक्टरी व्यूज आता है कि वाइफ कहती है, मदर कहती है कि नहीं नहीं कनेक्शन मत कटाओ, नहीं नहीं अभी मोबाइल मत इससे छीनो, फिर ये और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, फिर ये मारने लग जाएगा, तो प्लीज़ अगर इफ़ द पेरेंट्स हैविंग दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रोडिक्टरी व्यूज़, तो आप इमीडिएट प्रोफेशनल हेल्प ले लें और अपने ब्रेन को वहाँ पर स्टॉप कर दें और वहाँ पे फिर प्रोफेशनल की एडवाइस से आप आगे बढ़ जाएं। बट आपको ये एडवाइस कम से कम 6 मंथ टू 1 ईयर कंटिन्यूस लेनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार इसमें अगर आप एक ऐसे ब्रेन के साथ आपको फाइट करना है जो ब्रेन अडल्ट ब्रेन है, तो आप मान के चलिए कि अगर आपका बच्चा 12-13 साल का भी है तो वो 18 साल की तरह सोच रहा है, तो आप ये नहीं इसको ओवरलैप कर सकते कि आप एक किसी कम दिमाग वाले व्यक्ति के से आपको फाइट करनी है। आपको साइलेंट फाइट एक दिमागदार बच्चे से करनी है। साथ में यहाँ पर आप उसको जो एक्सपोजर है बहुत सारे कनेक्शन का, यहाँ पर बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट और एज अ एक सोशल पर्सपेक्टिव में भी मैं इस बात को ज़रूर यहाँ पर मेंशन करूँगी और कई जगह पर मैं इसको बोलती हूँ कि प्लीज़ पेरेंट अगर स्टेटस सिंबल को देखने के लिए बहुत सारे कनेक्शंस को अवेलेबल कराते हैं अपने घरों में, तो यहाँ पर वो जान ले कि जब तक आपके बच्चे स्कूलिंग एज में हैं, आप जितनी एक्सेसिबिलिटी और जितने ये कनेक्शंस को, नेट कनेक्शंस को कम एक्सपोजर अपने बच्चों को देंगे, उतना आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट वे कि टू रिड्यूस योर प्रॉब्लम और टू अवॉइड हो जाए कि आप कैसे हाउ टू अवॉइड आप अपने प्रॉब्लम्स में ना आए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल हमारे पास इंटरटेनमेंट के बहुत सारे कनेक्शंस अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ आप उसको रिड्यूस मोड पे रखें, स्कूलिंग तक बच्चों को वो एक्सपोजर मिलने ही ना दें, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में ना आए। बहुत ज़्यादा इंटरनेट के कनेक्शंस, बहुत ज़्यादा मोबाइल सेट्स की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि बच्चा एक बहुत इमोशनल और बहुत मुलायम सा ब्रेन है जो बहुत जल्दी एक क्लिक से अट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर वो अट्रैक्ट हो गया, उसके बाद उसे वापस लाना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो यहाँ पर हम ये समझें कि हम अपने बच्चे को इस तरीके के डिस्टर्बेंसेस में ना आए, यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रयास करें। तो आई थिंक कि आज का सेशन आप सब लोगों के लिए, यूथ के लिए और पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। और इसी तरीके से साइकोलॉजिकल कहानियों में हम अपने आसपास अपने और अपने अपनों को किस तरीके से साइकोलॉजिकली हेल्दी करते जाते हैं और ऐसे हमारी सोसाइटी और हमारी कम्युनिटी किस तरीके से डे बाई डे एक हेल्दी लाइफ को जीने लगती है। तो हमारा जो मोटिव है तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशंस के थ्रू लोगों तक पहुंचना और लोगों को बताना कि कैसे वो साइकोलॉजिकली अपने आप को फिट करें और अपने अपने को फिट रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशंस। और भी तेरी मेरी कहानी के फर्दर सेशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन सेम टॉपिक पर किड्स के लिए है, वो किड्स जो 6 महीने और 1 साल से लेकर के 10 साल तक का, 11 साल तक का किड है, हम अब उसके ऊपर क्या करें, उसको कैसे डिजिटल ड्रग से बाहर निकालें या उसको उसमें आने ही ना दें। तो वहाँ पर पेरेंट्स सारे रेडी हो जाइए और वो सेशन बच्चों के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ पेरेंट्स के लिए होगा। तो बी रेडी। वो पेरेंट्स जिनके बच्चे 6 महीने से लेकर के 10 और 11 साल के बच्चे के बीच में हैं, तो वो सारे पेरेंट्स रेडी हो जाइए और हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट सेशन हमारा एवरी ऑल्टरनेट डेज पे आएगा, तो नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन सैटरडे। तो तैयार रहिए सेम टाइम पर। तेरी मेरी कहानियों के साथ हम फिर से एक बार आपके साथ मिलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हम अपने बच्चों को साइकोलॉजिकली और मेंटली फिट करें। और एंड में यही कहना चाहूँगी, अपनी कहानियों के साथ और भी बहुत सारी कहानियों को जोड़ते रहिए। तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशंस का हिस्सा बनते रहिए। लाइक्स और शेयर्स और कमेंट्स अपने भेजते रहिए, अपना प्यार और अपना विश्वास, और साथ में अपनी अवेयरनेस को बरकरार रखिए। और जो भी लोग हमारे पास स्टार्टिंग से जुड़े हैं वो प्लीज़ हमारे यूथ को अट्रैक्ट करें और यूथ को बोलें कि वो साइकोलॉजिकल सेशंस को देखना शुरू करें, तेरी मेरी कहानी का हिस्सा बन जाए। अगर उनकी कोई भी ऐसी स्टोरी है जिसको वो हमारे साथ नहीं भी शेयर करना चाहते हैं, हमसे प्राइवेटली डिस्कस करना चाहते हैं, तो हमारे 9411731750 पर हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। और मेरे साथ तेरी मेरी कहानी में कनेक्टेड रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में अंत में यही कहना चाहूँगी, कोरोना का समय अभी भी गया नहीं है। बच्चों को सेफ रखिए, बच्चों को बाहर मत जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को
का पालन करिए, मास्क लगा के रखिए और हो सके तो अवेयरनेस को बढ़ाते जाइए। हो सके तो अपने आसपास जितने भी लोग आपको मिलते हैं तो प्लीज़ उन्हें कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए अवेयर करिए, उनको प्रमोट कीजिए, उनको बताइए कि कैसे हो सके तो ऑनलाइन जाकर उनका रजिस्ट्रेशन भी करा दीजिए, उनकी हेल्प करिए जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं या वो इस लेवल पे नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप तेरी मेरी कहानियों के साथ हर एक दिन एक अच्छी स्वस्थ कहानी जुड़ती जाएगी तो हम सब लोग खुश रहेंगे और खुशहाल रहेंगे, अपने आसपास एक खुशहाली का वातावरण अपने आप ही बना देंगे। तो इसी के साथ आज के लिए नमस्कार।